हेलो एवरीवन अगेन। हमारी इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान हाफिज़ सईद एंड द टेररिस्ट स्टेट। ये वीडियो हमें बनानी पड़ी क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि पाकिस्तान की टेररिस्ट स्टेट की होने की उनके पास दलाइल हैं, वजूहात हैं या उन्होंने सुना है, तो इसके बारे में हम उनको और बताएं। और चूंकि हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम हमेशा फ़ैक्ट्स की बेसिस पर अपने वीडियोस एक्चुअल फ़ैक्ट्स की बेसिस पर बनाते हैं, तो इसलिए हमने इस चैलेंज को कबूल करते हुए ये वीडियो बनाई है। तस्वीर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। लेफ़्ट साइड पे मुंबई 2008 के टेरर अटैक्स की तस्वीर है और राइट साइड पे न्यूयॉर्क में 9/11 2001 के अटैक्स की तस्वीर है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये हाफिज़ सईद का क्या मामला है, टेररिस्ट स्टेट क्या होती है, और इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये क्यों ब्रांड करना चाहती है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि टेररिस्ट होता कौन है। ये साहब जिनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 के चंद घंटों के अंदर अंदर ही उस अटैक के ज़िम्मेदार ठहरा दिए गए थे अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन 15 साल गुजर चुके हैं और डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि अमेरिका में अब एक इंडिपेंडेंट लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं, जिसमें सबसे मशहूर एक है 911truth.org, जो अपने आप को इन्वेस्टिगेशन, एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म के लिए पेश करते हैं। और वो कहते हैं कि वो डाउट करते हैं, उन्होंने 40 रीजंस दिए हैं, वो डाउट करते हैं कि ये जो अटैक्स थे ये उसामा बिन लादेन ने करवाए थे। इसके पीछे बहुत गंभीर और गहरी स्टडी है, जो आपको भी समझनी चाहिए और इसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। लेकिन फिर सोचना ये चाहिए कि जिन्होंने ये अटैक्स करवाए वो कौन थे। क्या वो यूएस गवर्नमेंट के लोग थे, क्या वो सीआईए के लोग थे, या क्या वो उसामा बिन लादेन के अलावा कोई और लोग थे जिन्होंने ये अटैक्स करवाए। तो सिंपली चंद घंटों के अंदर अटैक्स के बाद ब्रांड कर देना कि ये टेररिस्ट वो थे जिसकी तस्वीर नज़र आ रही है, हम आज तक 15 साल के बाद भी तो नहीं ना कह सकते कि एक्चुअली टेररिस्ट कौन है। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये कहा गया अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि ये उसामा बिन लादेन का एबटाबाद में घर था, पाकिस्तान के शहर में, जहाँ पर वो छुपे हुए थे। लेकिन अगेन एक अमेरिकन जर्नलिस्ट सीमर हर्श ने रिसेंटली किताब लिखी है, द किलिंग ऑफ उसामा बिन लादेन, जिसमें वो इस स्टोरी को भी डाउट करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो अमेरिकन ने उसामा बिन लादेन को यहाँ पर अपेरेंटली आकर मारा, उसमें बहुत सारे झोल और प्रॉब्लम्स हैं उस स्टोरी में, और हम ये नहीं कह सकते कि ये वाकई ये इंसिडेंट हुआ था या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ना उनकी बॉडी दिखाई गई, ना उनको ज़िंदा पकड़ा गया। हालांकि वो कहते हैं कि जब एबटाबाद के कंपाउंड में रेड हुआ तो उसामा बिन लादेन अपने बिस्तर में सो रहे थे, तो उनको ज़िंदा पकड़ के दुनिया के सामने दिखाते, सज़ा देते, फांसी देते, जैसे सद्दाम हुसैन को दी थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रात की तारीकी में खुफिया तौर पर पता नहीं क्या हुआ। तो ये सारे सवाल सीमर हर्ष ने उठाए हैं, और दोबारा ये सवाल बनता है कि आप किसको टेररिस्ट ब्रांड कर रहे हैं, उसके क्या लीगल प्रूफ्स हैं। तो ये बहुत अहम सवाल होते हैं जब आप किसी को टेररिस्ट ब्रांड करते हैं। अब आप आ जाएं, ये हैं हाफिज़ सईद, जिनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, और इनको मुंबई अटैक्स का मास्टरमाइंड कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इनके ऊपर एक यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 भी है, जो कहती है कि जी ये टेररिस्ट हैं और इनको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 है, वो ख़ुद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को और रूल ऑफ लॉ को वायोलेट करती है। और इस बात को दुनिया भर के बड़े बड़े एनालिस्ट्स और वकला ने कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर द काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसकी तनकीद करी है, इस रेजोल्यूशन की। स्विस गवर्नमेंट ने कहा है यूनाइटेड नेशंस को कि वो तो मानेंगे ही नहीं इस रेजोल्यूशन को। फिर जो पार्लियामेंट्री असेंबली फॉर द काउंसिल ऑफ यूरोप है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है। इसी बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसने उसके ऊपर भी जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार करके केस चलाने की कोशिश की, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेसिस पे हम इनको चार्ज करें या इन पर ब्लेम डालें। और उसी लॉजिक की बेसिस पर यूनाइटेड नेशंस में जब इंडिया और यूएसए ने दोबारा कोशिश की
कि रेजोल्यूशन 1267 के तहत हाफिज़ सईद के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, तो चाइना ने ये स्टैंड लिया कि कोई एविडेंस या प्रपोज़ल, इस प्रपोज़ल में कोई एविडेंस नहीं है, कोई इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बेसिस पे किया जाए। तो जस्ट बिकॉज कि यूएन ने कोई रेजोल्यूशन कर दी है, लीगली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस शख्स को टेररिस्ट कहना शुरू कर दें या गवर्नमेंट से कहें कि आप इनको पकड़ के बंद कर दें या इनको फांसी दे दें वगैरह वगैरह। सो थोड़ी सी डिटेल में समझ लें वंस अगेन, यूएन रेजोल्यूशन के अंदर मसला क्या है 1267 में। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि जुडिशल रिव्यू किया जाए इस रेजोल्यूशन के फ़ैसलों का, नंबर वन। नंबर टू, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस मुल्क ने किसी इंडिविजुअल को इस रेजोल्यूशन की लिस्ट में एज अ टेररिस्ट का नाम डाला हो कि वो मुल्क अपनी आइडेंटिटी बताए, यानी आप बेनामी गुमनामी लोगों को लिस्ट में डाल दें। और तीसरा ये कि जो जिस बंदे का नाम डाला गया है लिस्ट में, उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो पूछे कि मेरा नाम क्यों डाला गया है। तो इसलिए ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये एक गलत कानून है, और ये सिर्फ इंडिया और यूएसए ने अपनी ज़िद की वजह से यूनाइटेड नेशंस में प्रेशर डाल के रेजोल्यूशन निकलवा ली है, लेकिन दुनिया में कोई इस रेजोल्यूशन को मानता ही नहीं है। तो ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट्स वगैरह जो हम देखते हैं यूट्यूब पर और टीवी पर और इंडिया में वगैरह वगैरह, ये कहते रहते हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से और पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सर्स से कि चूँकि यूएन में हाफिज़ सईद का नाम आ गया तो आप इनको पकड़ के बंद कर दें। उनको इस पूरी लीगल सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। स्विट्ज़रलैंड मानता नहीं है, उसने कह दिया यूएन से कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। काउंसिल ऑफ यूरोप ने कह दिया इसमें बड़े बड़े फ्लॉज हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। चाइना ने भी कह दिया। इसलिए इस किस्म की बातें करना कि जी यूएन रेजोल्यूशन में ये नाम आ गया है, इसका कोई वज़न नहीं है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि जी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीआईए जो यूएसए की एजेंसी है, उसने जो है वो $10 मिलियन का इसके सर पे रिवॉर्ड रख दिया, या इंटरपोल जो है उसने रेड नोटिस इशू कर दिया। लेकिन वंस अगेन ये समझने की ज़रूरत है कि इन नोटिस और इन बाउंटीज़ का कोई वज़न नहीं है जब तक एक्चुअल एविडेंस पेश ना की जाए, जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में की जाए और वो कोर्ट ऑफ लॉ उस एविडेंस के बारे में फ़ैसला करे। अब आप देखें, ये तस्वीर है एक साहब की जिनका नाम है कुलभूषण यादव, जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि ये रॉ के ऑफिसर हैं और इनको हमने ज़िंदा पकड़ लिया बलूचिस्तान में तखरीबकारी करते हुए और स्पाई एक्टिविटीज़ करते हुए और इस किस्म की अनडिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ करते हुए, और उनका बयान वगैरह भी रिकॉर्ड करवा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतने महीनों के बाद भी कहती है कि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वो, हालांकि वो अपने मुंह से कहता है कि मैं स्पाई हूँ, लेकिन फिर भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये डिटर्मिन नहीं हो पा रहा कि वो जब बयान दे रहे हैं तो वो अपनी फ्री विल से बयान दे रहे हैं या अंडर ड्यूरेस दे रहे हैं। तो इसलिए कोई एविडेंस नहीं है जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की जाए। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो शोर मचाया जा सकता है, जिस तरह इंडिया शोर मचाती है कि हाफिज़ सईद को पकड़ लें, तो यहाँ पे शोर मचाया जा सकता है कि ये कुलभूषण यादव हम इंडिया की गवर्नमेंट को दें और वो इनको जेल में डाल दें। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक एविडेंस नहीं होगी केस नहीं चल सकता। अब वापस आइए, हमने शुरू में आपको बताया था कि 9/11 के ऊपर जो 911truth.org है, आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देख लें इन लोगों ने कितना काम किया है ये प्रूव करने के लिए कि ये मोस्ट प्रॉबेबली इनसाइड जॉब था, यानी ये उसामा बिन लादेन ने नहीं करवाया था ये 9/11 का पूरा इंसिडेंट। इसमें भी आप देखें कि इतने अरसे के बाद वहाँ पे एक है आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स फॉर 9/11 ट्रूथ, वो वहाँ पर मुजाहरे करते हैं, वो वहाँ पर डिमांड करते हैं। लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट ने फ़ैसले कर लिए थे 2001 के अटैक्स के चंद घंटों बाद, क्या वो इन फ़ैसलों को बदल सके? उन्होंने बड़े बड़े जलसे जुलूस और तकारीर की जिसमें वो कहते हैं 9/11 वॉज एन इनसाइड जॉब, और उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस भी पेश की है, क्योंकि ये साइंटिस्ट्स का ग्रुप है। वो कहते हैं कि वहाँ पर जिस किस्म के पार्टिकल, नीचे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, जिस किस्म के पार्टिकल्स उनको मिले हैं डेब्रीज में, वो सिर्फ एक्सप्लोसिव्स के बाद बनते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो WTC-7 था, जो तीसरा टावर गिरा था जिसको प्लेन ने हिट नहीं किया था, ये आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स फॉर 9/11 ट्रूथ कहते हैं
कि वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स लगाकर उस बिल्डिंग को गिराया गया। तो सवाल पैदा होता है कि एक्सप्लोसिव्स किसने लगाए, इसीलिए ये इसको इनसाइड जॉब कहते हैं। आप WTC7.net पर जाकर इसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और वो हम उन्होंने अपना स्लोगन बना लिया, रिमेंबर बिल्डिंग 7, कि बिल्डिंग 7 वो बिल्डिंग थी जहाँ पे प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन वो फिर भी पूरी की पूरी गिरी है उसी वक्त। और अब वहाँ पर एक और मूवमेंट है अमेरिका में जिसको कहते हैं लॉयर्स फॉर ट्रूथ, और वो कहते हैं कि इसकी ग्रैंड जूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उन्होंने पूरी दुनिया के कई कोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल डेनमार्क, यूके, फिनलैंड वगैरह में केसेस खोल भी दिए हैं। लेकिन जब तक ये केस का फैसला नहीं हो, इनके पास एविडेंस है वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो एविडेंस को जब तक कोई कोर्ट देखकर कोई फैसला नहीं देगा, आप नहीं बता सकते कि एक्चुअल टेररिस्ट था कौन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।